दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 13 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमला, यूएई के बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन्स ने मचाई तबाही, बगदाद एम्बेसी का रडार फेल, ग्रीन जोन में सी रैम डिफेंस सिस्टम को ईरानी ड्रोन्स ने किया बेकार, एरबिल का हैरत अंगेज मंजर आया सामने, ऊपर मिसाइलों की जंग, नीचे बेखौफ होकर फुटबॉल खेलते रहे लोग। ईरान के मोर्चे पर एम्फीबियस फौज, खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप भेज रहे 5000 अमरीकी फौजी, ईरान के मौत के जाल में फंस ना जाए अमरीका के जवान, हो सकता है कत्लेआम। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई पर रखा गया $10 मिलियन का इनाम, अमरीकी इंटेलिजेंस की लाचारी आ ही गई सामने। इराकी लड़ाकों का पलटवार, अमरीकी जासूसों और फौजियों की खबर देने पर बड़े इनाम का ऐलान। तुर्की पर ईरान हुआ मेहरबान, होर्मुज के बंद रास्ते में एर्दोगान पर बरसाया इनाम, और डॉलर के दबदबे पर ईरान का बड़ा हमला, होर्मुज से टैंकर निकालने के लिए ईरान ने रख दी बड़ी शर्त, चाइना की खुशी का ठिकाना नहीं। हेडलाइंस थी हैवी, खबरें होंगी उनसे ज्यादा भारी। बड़ी खबर से शुरुआत। यूएई में ईरान ने बड़ा नुकसान किया है। यूएई के फुजैरा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद वहां मौजूद तेल के टैंकर्स में आग लग गई है। 14 मार्च की दोपहर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज में बंदरगाह से काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें उठती देखी जा सकती हैं। ये हमला ईरान और अमेरिका के बीच जारी रीजनल जंग के खतरनाक मोड़ पर पहुंचने का साफ इशारा है। इसमें अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि यूएई या अमरीकी अफसरों ने अभी तक नुकसान या किसी के मारे जाने की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये वाकया गल्फ के मुल्कों में तेल की सप्लाई के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस सिस्टम्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इराक की कैपिटल बगदाद के महफूज ग्रीन जोन में मौजूद अमरीकी एम्बेसी पर एक और बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले ने एम्बेसी की हिफाजत में लगे सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। खबरों के मुताबिक 14 मार्च की सुबह हुए इस हमले में सी रैम के रडार को पूरी तरह से बेकार कर दिया गया और एक मिसाइल ने सीधे एम्बेसी के हेलीपैड को निशाना बनाया है। शक जताया जा रहा है कि हमला ईरान के हिमायती लड़ाकों ने या इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने किया है, जिनका मकसद एम्बेसी की हवाई सिक्योरिटी को कमज़ोर करना था। एम्बेसी से अभी भी धुआं उठ रहा है और पूरे बगदाद में अमरीकी फ़ौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये जंग का दायरा है जो बढ़ रहा है। इराक के इरबिल के आसमान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऊपर आसमान में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलें ईरान की तरफ से आती मिसाइलों को रोकने के लिए दौड़ रही हैं, जबकि ठीक उसी वक्त नीचे स्टेडियम में लोग बेखौफ होकर फुटबॉल खेल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस जंग को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि धमाके और मिसाइल हमले वहां के लोगों के लिए रोज़ाना के शोर जैसी बातें बन गई हैं। लोग अब धमाकों की आवाज़ सुनकर भागने के बजाय अपने काम और खेल में मसरूफ़ रहते हैं। इरबिल के आसमान में होने वाली ये आतिशबाजी अब वहाँ की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है, जो जाहिर करता है कि ईरानियों के साथ साथ इस इलाके के लोगों का हौसला भी किस कदर मजबूत है। ये वीडियो 13 मार्च की रात हुए हमले का है। अब इस बुलेटिन की सबसे अहम खबर सुन लीजिए। ईरान की ज़मीनों पर अमेरिका की स्पेशल पैदल फौज उतारने का ऐलान कर दिया गया है, और ये टोटली पैदल फौज नहीं है, बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे खतरनाक कदम उठाते हुए हज़ारों एम्फीबियस फौजी ईरान के मोर्चे पर भेजने का हुक्म दे दिया है। पेंटागन ने 13 मार्च की रात को मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट यानी MEU की तैनाती को मंजूरी दे दी है, जो इस जंग को एक खौफनाक मोड़ पर ले जा सकती है। ये खबर 14 मार्च की सुबह से ही दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गई है। मैदान जंग में एम्फीबियस मरीन यूनिट का मतलब एक ऐसी फौज है जो समंदर और ज़मीन दोनों जगह लड़ने की महारत रखती है। एम्फीबियस लफ्ज़ का असल मतलब ही यही है कि ये फौज पानी से निकलकर सीधे ज़मीन पर हमला करने की ताकत रखती है। एम्फीबियस एनिमल उसे भी कहते हैं, जैसे मगरमच्छ है, फ्रॉग है,
टॉर्टॉइस है, ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी आ जाते हैं। तो एम्फीबियस वो फौज जो पानी में भी जंग लड़ सकती है और पानी से फिर ज़मीन पर उतारी जाती है, वहाँ पर भी जंग लड़ सकती है। अब इस भारी तैनाती से जुड़ी बड़ी और अहम बातें जान लीजिए। समंदर से ज़मीन पर हमले की तैयारी है। अमेरिका अपने यूएसएस त्रिपोली जैसे वॉरशिप के साथ 2500 मरीन्स और 2500 मल्लाहों यानी सेलर्स को भेज रहा है। ये वो फौजी दस्ते हैं जो समंदर के रास्ते किसी भी मुल्क की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जाने जाते हैं। इनके पास अपने खुद के अटैक हेलीकॉप्टर, तोपें और हवाई सपोर्ट मौजूद है। माना जा रहा है कि अमेरिका इन फौजियों को ईरान के खार्ग नाम के जजीरे पर कब्जा करने के लिए भेज रहा है, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है और जहां अमेरिका ने अब से कुछ घंटों पहले ही B-2 बॉम्बर से सबसे बड़ा हमला किया है। अगर ये मरीन फौज यहाँ आती है तो मान लीजिए ये जंग किसी न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं, तेल के लिए हुई थी। अब ईरान का खतरनाक जाल भी समझ लीजिए। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ 21 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है, जहां ईरान ने दुनिया का सबसे मखसूस कोस्टल डिफेंस नेटवर्क बना रखा है। वहां हज़ारों की तादाद में ईरानी मिसाइलें, समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस, सुसाइड बोट्स और ड्रोन तैनात हैं। इस लिहाज से देखें तो इन मरीन्स को वहां भेजना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा है, क्योंकि ईरान ने सालों से इसी तरह के हमले को रोकने की तैयारी की है। दोस्तों, एक बड़ी तबाही का डर सामने साफ नज़र आ रहा है। अमेरिका इसे डेटरेंस यानी बचाव कह रहा है, लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एम्फीबियस यूनिट का इस्तेमाल सिर्फ ज़मीन पर उतरने और इलाका छीनने के लिए किया जाता है। इससे ये साफ है कि ट्रंप अब सिर्फ हवाई हमलों तक नहीं रुकना चाहते, बल्कि वो ईरान की ज़मीन पर पैर रखने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुसाइड हो सकता है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब तक 13 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन अगर ये मरीन्स ईरान के साहिल पर उतरने की कोशिश करते हैं या जजीरे पर, तो अमेरिकी फौजियों की लाशों का अंबार लग सकता है। ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर उसकी सरहद को छूने की कोशिश की गई तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बना देगा। लिहाजा अब सबकी नज़रें यूएसएस त्रिपोली पर हैं, जो जापान से निकलकर तेज़ी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप भी ताकतवर फिरौन की तरह साबित हों, जिसका पूरा लश्कर और गुरूर समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया था और उसकी हुकूमत का ज़वाल समंदर से ही शुरू हो गया था। बढ़ते आगे, अमेरिकी इंटेलिजेंस की नाकामी अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है और ईरान के लीडर्स का कोई सुराग ना मिल पाने की वजह से अब अमेरिका ने उन पर करोड़ों डॉलर के इनाम का ऐलान किया है, जिसे उसकी बड़ी कमज़ोरी के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इस न्यूज़ को ऐसे ही देख रहा हूँ और आपके सामने खोल रहा हूँ। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई और रेवोल्यूशनरी गार्ड के 10 बड़े अफसरों की जानकारी देने वालों को $10 मिलियन देने का लालच दिया है, जिसमें अली लारिजानी और इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने दावा किया था कि ईरान की लीडरशिप बंकरों में दुबकी हुई, डरी हुई, छुपी हुई बैठी है, मगर उनके इस दावे की हवा तब निकल गई जब कुद्स डे के मौके पर 13 मार्च को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, अली लारिजानी, अब्बास अराक्ची, तमाम बड़े लीडर तेहरान की सड़कों पर हज़ारों की आवाम के साथ पूरी दिलेरी से खुले में मार्च करते नजर आए। अपने वालिद अली खामनेई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बने मुश्तबा खामनेई के बारे में भी अमेरिका का ख्याल था कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन उनके ताज़ा बयान ने अमरीकी खेमे में ज़बरदस्त बेचैनी पैदा कर दी है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब किसी मुल्क की इंटेलिजेंस ज़मीन पर पूरी तरह नाकाम हो जाती है, तभी वो इस तरह के इनामों का सहारा लेती है। हमारे यहाँ पुलिस को जब कोई ढूंढे नहीं मिलता तो वो भी इनाम रख देती है ना। ईरान के लीडर्स का खुल्लम खुल्ला सड़कों पर आना ट्रंप हुकूमत के उन तमाम दावों को झुटला रहा है कि उन्होंने ईरान की लीडरशिप को कमज़ोर कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके लीडर ज़ायनी हुक्मरानों की तरह बंकरों में छुप कर नहीं, बल्कि अपनी आवाम के बीच रहकर ये जंग लड़ रहे हैं। और अमेरिका की ये इनाम वाली चाल असल में इस बात का सबूत है कि उसे ईरान के अंदरूनी हालात की अब ज़रा भी खबर नहीं मिल रही है। इंटेलिजेंस ठप हो गया। मैंने इस खबर को ऐसे देखा, आप किसी और तौर पर भी
देखने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। मैं अपनी खबरें अपने नज़रिए से पेश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के इनाम वाले कदम का जवाब इराक से आया। ईरान के हिमायती गुट हैं वहाँ इराक में, उन्होंने अमेरिका की तरह ही इनाम वाला पैतरा आजमाया है। इराकी इस्लामी मुकावमत यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस के जंगी गुटों ने अब इराक और पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी फौजी और इंटेलिजेंस अफसरों की जानकारी देने पर बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है। अमरीकियों की खबर देने वालों को 150 मिलियन इराकी दिनार देने का वादा किया गया है। मैंने कैलकुलेट किया तो करीब 1 करोड़ 6 लाख इंडियन रुपीस। इराकी गुटों का कहना है कि ज़मीन पर अमरीकियों के इर्द गिर्द जिस तरह का घेरा तंग किया गया है उससे उनकी सिक्योरिटी के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं और अब वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने के नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। इराकी लड़ाकों ने अपने बयान में साफ किया है कि चाहे वो अमरीकी फ़ौज के बड़े अफसरान हों या जासूसी एजेंसियों CIA वगैरह के एजेंट्स हों, अब उनमें से कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इराकी रेजिस्टेंस का दावा है कि हमलों के डर से अब अमरीकी अफसर फौजी अड्डों को छोड़कर आम शहरी इलाकों में छुपने पर मजबूर हो गए हैं, जिन्हें वो अपने लिए सेफ समझ रहे हैं। इराकी ग्रुप्स ने अब आवाम से अपील की है कि वो इन सिविलियन लिबास में छुपे अमरीकी जासूसों और फौजियों की खबर उन तक पहुंचाएं ताकि उन्हें ठिकाने लगाया जा सके और ख़बर देने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। कितना वो हमने आपको बता दिया। यहाँ तो ये भी लगता है कि इराकी रेजिस्टेंस की भी इंटेलिजेंस फेल हो गई है, इसलिए वो भी इनाम का सहारा लेकर आवाम से अपील कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ईरानी मिलिट्री ने एक बार फिर बड़ी वार्निंग दी है कि अगर ईरान के तेल या एनर्जी ठिकानों पर ज़रा सा भी हमला हुआ तो वो पूरे इलाके में उन तमाम कंपनियों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तेल के ठिकानों को तबाह कर देंगे जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान का ये सख्त बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने खार्ग आइलैंड पर मौजूद ईरानी मिलिट्री अड्डों को मटियामेट करने का दावा किया है। आज ही हमला हुआ था। चूँकि खार्ग आइलैंड से ईरान का 90% तेल बाहर जाता है, इसीलिए ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी कमाई का जरिया छिनता है तो वो अमेरिका के साथियों को भी नहीं बख्शेंगे। इस धमकी के बाद खाड़ी के गल्फ के मुल्कों में तेल की कंपनियों और सप्लाई लाइन पर बड़े हमलों का खतरा मंडराने लगा है और हमला शुरुआत में हमने आपको बताया UAE में शुरू हो गया है। खार्ग आइलैंड पर जितनी तबाही मचाने का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है, B-2 बॉम्बर्स यूज़ किए, वीडियो भी जारी किया। ईरान की तरफ से इसे रद्द किया गया, बोले हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, जितना ये गा रहे हैं उतना नहीं हुआ है, अभी ठीक है मामला। अब एक सवाल, क्या जंग के बीच भी ईरान तुर्की पर है मेहरबान? खबर सुन लीजिए साहिबान। खबर के मुताबिक जंग के इन संगीन हालातों के बीच ईरान ने तुर्की के लिए अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये हाथ थोड़ा सा बड़ा था। 13 मार्च को तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल कादिर उरालुगलू ने इस बात की तस्दीक की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे तुर्की के 15 जहाज़ों में से एक जहाज़ को ईरान ने वहाँ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। इस जहाज़ का नाम रोज़ाना बताया जा रहा है, जिसने ईरानी पोर्ट का, ईरानी बंदरगाह का इस्तेमाल किया था और तेहरान से हरी झंडी मिलते ही वो सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल गया। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ छिड़ी इस जंग की वजह से हॉर्मुज़ का ये अहम समुद्री रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से दुनिया भर की तेल की सप्लाई रुकी पड़ी है। ऐसे में ईरान का तुर्की के जहाज़ को रास्ता देना एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज माना जा रहा है। तुर्की ने इस पूरे इलाके में अपने जहाज़ों के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर रखा है, क्योंकि वहाँ उसके अब भी 14 जहाज़ और 171 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। इनके लिए तुर्की लगातार ईरानी अफसरों के साथ बात भी कर रहा है। जंग के माहिरों का, वॉर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान ने तुर्की पर यह मेहरबानी इसलिए की है क्योंकि वो इस मुश्किल वक्त में मिलिट्री एतबार से काफ़ी मजबूत मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। जहां अमेरिका और इसराइल के साथ पूरी दुनिया के लिए ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, वहीं तुर्की के जहाज़ को निकलने देकर ईरान ने ये साबित कर दिया है कि इस समुद्री रास्ते की चाबी सिर्फ ईरान के पास है। ये ट्रंप हुकूमत के लिए एक और सख्त पैगाम है कि ईरान जिसे चाहेगा वही इस रास्ते का इस्तेमाल कर पाएगा। याद रखिएगा, इस खबर को तस्दीक खुद
इस खबर की तस्दीक खुद तुर्की की हुकूमत ने की है, लिहाजा इस खबर पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मैं कई बार कह चुका हूँ, ईरान और तुर्की के ताल्लुकात बड़े वसी हैं, बहुत अंदर गहराई तक, समझे। और 3 हमले भी हुए हैं, मिसाइल हमले पिछले 2 दिन में तुर्की पर, लेकिन उधर से कोई रिटेलिएशन नहीं आया। तुर्की की फ़ौज, तुर्की के एयर डिफेंस, तुर्की के फाइटर जेट्स ईरान से कहीं आगे हैं, लेकिन बाकी अरब ममालिक की तरह तुर्की भी कोई जवाब नहीं दे रहा। वो लोग जो तुर्की और ईरान के बीच दुश्मनी के लिए बातें करते हैं, उन्हें एक खबर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और उनकी ईरान के लीडर्स तक पहुँच हो तो पूछना चाहिए कि भैया तुर्की पे मेहरबानी क्यों की, बताइए ना, या कह दीजिए कि तुर्की झूठ बोल रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल के टैंकरों को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, लेकिन इसके लिए उसने एक सख्त शर्त रख दी है। अल जज़ीरा, CNN और अल मायदीन की खबर के मुताबिक ईरान के एक बड़े ऑफिशियल ने यह बताया है कि सिर्फ उन्हीं टैंकरों को रास्ता दिया जाएगा जिनका कारोबार अमरीकी डॉलर के बजाय चाइना की करेंसी युआन में होगा। यानी ईरान डॉलर का भट्टा बैठाने जा रहा है। अब अहम खबर के पहलू भी समझ लीजिए। ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमरीकी डॉलर के दबदबे को कम करने और पाबंदियों के बीच अपनी इकनॉमी को चलाने की कोशिश माना जा रहा है। ये छूट सभी जहाज़ों के लिए नहीं होगी, बल्कि ईरान सिर्फ एक तय तादाद में ही टैंकरों को निकलने की इजाज़त दे सकता है, वो भी अपनी पसंद से, कि रमेश और मुकेश तुम आ जाओ, अब्दुल और पब्दुल तुम भी आ जाओ, जॉन और डेविड तुम दूर रहो। खैर, ये चीन का बढ़ता असर भी है, चूँकि चाइना ईरान के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। इसीलिए युआन में कारोबार करने की शर्त से चीन को सीधा फ़ायदा होगा और उसे तेल की सप्लाई भी जारी रह सकेगी। चीन की तो बातें कान तक पहुंच गई हैं खिल के। इस खबर के आते ही ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों को लेकर हलचल तेज़ हो गई है, क्योंकि हॉर्मुज़ के रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जो फिलहाल जंग की वजह से बंद पड़ा है और कई मुल्क इसकी वजह से सड़क पर आ गए हैं। अभी तक ईरान या चीन की हुकूमत ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी इकोनॉमिकल चुनौती, एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है। ऑफिशियल बयान बाद में आते हैं, खबर पहले भेज दी जाती है ताकि उसका रिएक्शन पता चल सके। अल जज़ीरा, CNN और दुनिया के तमाम बड़े अखबार और जो तेल मार्केट से जुड़े हुए वेबसाइट्स हैं, उन्होंने भी इस खबर को हेडलाइन बनाया है। खबरों में बस इतना ही। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं धप्पी मार के हल्के से ना निकल जाऊं, एक खबर को डिटेल में आपके सामने पेश करूं। तो इनमें थोड़ा वक्त लगता है, 3-3 घंटे लगते हैं, एडिट होता है, इससे बुलेटिन देर से आते हैं। वरना तो एक लगा के थंबनेल और 2 मिनट में उस खबर से निकला जा सकता है। लेकिन फिर आपने क्या समझा? बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।